हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी फेज़ 2 शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं और उसी के क्रम में ये हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने जो है कुल 8 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लियर कर दूं, 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा जो कि आपका 30 सितंबर को कंडक्ट करवाया गया था, अभी हाल ही में क्लियर हुआ है। और इससे आपको क्या अंदाज़ा लगा कि बीपीएससी जो है फ्रेंड्स, अगर कहीं ना कहीं आपको कुछ राहत दे रही है, जैसे कि उन्होंने 4 ऑप्शंस लाए हैं और ऑप्शन ई को हटाया, लेकिन क्वेश्चंस को इस तरीके से ऑप्शंस को सेट किया गया ताकि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज थे। और अगर बात करें क्वेश्चंस की लेवल की, तो अगर आप सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स, बस हिस्ट्री और पॉलिटी, तो आपको जो है आपको क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट मिलेगा। बाकी जो साइंस का पेपर था और करंट अफेयर्स के लेवल थे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे, वो तो एक लेवल पर ही था, मॉडरेट ही कहेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे में जो है, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी शिक्षक भर्ती देने जा रहे हैं, वो अभी से ही इस बात को अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा ले कि लेवल कभी कम नहीं होगा। जो आपने फेज़ 1 दिया है उससे आप 2 गुना जो है और अधिक, उससे ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल होगा आप उसको और थोड़ा सा मतलब जो है मॉडरेट तरीके से देख सकते हैं क्वेश्चंस के लेवल को, क्योंकि इजी क्वेश्चंस पूछेगी नहीं। तो ऐसे में है कि आपको एक एक टॉपिक पर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ताकि आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इससे हम सीख लेना चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के से, कि अभी ऐसा आया है तो उससे थोड़ा सा हम और अच्छे से उस क्वेश्चंस को डील कर सके। तो इसी होप के साथ फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और आपके पास जो भी 2-3 महीने का समय बचा हुआ है फ्रेंड्स, या 2-2.5 महीने का कह लें हम, तो इस बीच जो है आप बस अपनी तैयारी को लगन से कीजिए फ्रेंड्स, ताकि ज़रा सा भी आपकी तरफ से कोई भी चूक ना हो सके। और इंशाल्लाह जो है इस बार आप इस एग्ज़ाम को, बीपीएससी फेज़ 2 जिसे बोलते हैं टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को, आप ज़रूर पास कर लें और बिहार में एक शिक्षक के रूप में आप आए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का पहला सवाल है, वेन्सवांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किए थे? आपको बताना है जो वेन्सवांग चीनी यात्री थे वो भारत में 6 वर्षों तक किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी उन्होंने? तो ये किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आपको पता होगा वेन्सवांग जो है यह भारत में हर्षवर्धन के समय आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे फ्रेंड्स। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम से यहाँ से भी पूछे जाते हैं सवाल। और जो वेन्सवांग चीनी यात्री थे, इन्होंने भारत की यात्रा 629 ईस्वी से 44 के बीच की थी और ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो सॉरी फ्रेंड्स, उस राज्य का नाम पूछा है आपसे, टाइपिंग एरर है, आप ठीक कर लीजिएगा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वह राज्य था आपका मगध। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मगध उस समय जो है मगध शासक जो थे बिंबिसार, इन्होंने जो है आपके युद्ध में हाथी का प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिंबिसार ने जो है गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी और मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। 52 वर्षों तक शासन किया था फ्रेंड्स। और बिंबिसार की हत्या कर उसके पुत्र अजातशत्रु ने जो है गद्दी संभाली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया था? तो यह जो हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना थी, यह हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हुमायूं का मकबरा जो है अकबरकालीन प्रथम वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। और हुमायूं के अकबरे का मुख्य वास्तुकार जो थे, यह मिराक मिर्ज़ा गियास थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? आपको बताना है, काफ़ी इजी सवाल है, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा ये सवाल।
तो क्रिप्स मिशन जो है यह 1942 ईस्वी में भारत आए थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिसके बारे में जो है महात्मा गांधी ने कहा था अग्रिम भुगतान का चेक कहते हुए उन्होंने यह जो है अस्वीकार कर दिया था। और क्रिप्स मिशन जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, जो कि 1942 के मार्च के उत्तरार्ध में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। बताना है सती प्रथा जो काफ़ी प्रचलित थी एक समय, सर्वप्रथम इसे रोकने का प्रयास किया किसके द्वारा था। बात कर ले अगर ऑप्शंस में, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक, तो यह प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1325 से 51 के बीच जो है इन्होंने पहली बार सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। और अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। अगर ऑप्शंस में ये भी रहेगा तो आप एक से अधिक टिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका तुलसीदास के रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी। तो तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना की गई थी, यह की गई थी आपके अकबर के शासनकाल के समय। याद रखिएगा फ्रेंड्स, तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अक्सर आपने एक सवाल देखा होगा एग्जाम में कि किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखते हैं। तो अकबर के शासन काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की थी ये अकबर के शासन काल में की थी और अकबर के शासन जो है समकालीन थे तुलसीदास। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये थे आपके औरंगजेब। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। औरंगजेब जो थे स्वयं वीणा बजाने में कुशल वादक थे, फिर भी उन्होंने संगीत, चित्रकला, इतिहास लेखन आदि को प्रतिबंधित किया था फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 को। कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। तो यह अंकित है आपके लौरिया नंदनगढ़ में। याद रखिएगा, अशोक के लौरिया नंदनगढ़ चंपारण जो बिहार में अवस्थित है, इस स्तंभ लेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया। तो यह अवार्ड दिया गया आपके मीराबाई चानू को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड दिया गया मीराबाई चानू को। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। जो चक्रवात का अवरोध करते हैं ऐसे वन को हम मैंग्रोव वन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और डेल्टाई प्रदेश में मैंग्रोव वन पाया जाता है जो चक्रवात की गति को रोक देता है। ये छोटे छोटे झाड़ीदार नुमा के जो होते हैं संरचना में होते हैं और जो चक्रवात आता है फ्रेंड्स तो उसको ये तट पे ही रोक देने का कार्य करते हैं। और भारत में जो है सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वन में जो है सर्वाधिक पाया जाता है, जिसे सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होती है। याद रखिएगा, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है फ्रेंड्स, और यह जो है जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका पाटलिपुत्र को पालीब्रोथ्रा किसने कहा था। तो पालीब्रोथ्रा कहा गया था पाटलिपुत्र को यह मेघास्थनीज के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा की उपाधि जो है मेघास्थनीज ने दी थी और यह सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था मेघास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आए थे। किसके दरबार में, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनको जो है कुल 3 भागों में बांटा गया है। चंद्र ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को 3 भागों में बांटा गया है और ये है क्या क्या। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये है आपका अम्ब्रा, पेनब्रा और एंटब्रा। याद रखिएगा, अम्ब्रा जो है यह छाया सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग है,
बात करें पेनब्रा की तो यह अम्ब्रा के दोनों तरफ मौजूद हल्की छाया वाला भाग होता है, और एंट्रब्रा जो होता है उस भाग को कहते हैं जहाँ से वस्तु पूरा आकार नजर आता है। तो याद रखिएगा, 3 जो होता है 3 प्रकार के छायों में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना में के भारतीय लेखक कौन है? तो मेड इन चाइना के भारतीय लेखक हैं आपके परिंदा जोशी। कौन? परिंदा जोशी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस हम प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाते हैं। 15 अक्टूबर को मनाते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है आपका बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था आपके गुप्त वंश के शासनकाल में। जो महाबोधि मंदिर का निर्माण है यह गुप्त वंश के काल में जो है इसका निर्माण किया गया था, और रानी अहिल्याबाई ने गया में विष्णुपद मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, अक्सर आपको इकोनॉमिक्स में के जो सेक्शन में यह सवाल आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो योजना आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा। और नीति आयोग का गठन की घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष की तो ये जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें उपाध्यक्ष की तो अभी राजीव कुमार हैं, और इसके जो CEO हैं ये हैं आपके अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका हदीस है एक। आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कई बार यह सवाल देखने को मिलेगा फ्रेंड्स PYQ में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो है इस्लामिक कानून होता है। जो हदीस होता है मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का एक संग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 को। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपके ऋग्वेद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? तो बहमनी राज्य की जो प्रथम राजधानी थी यह थी आपकी गुलबर्गा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी एवं गुलबर्गा को उसकी राजधानी बनाई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल सेना काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो यह इसकी शुरुआत जो की थी यह राजराज प्रथम ने, चोल शासक राजराज प्रथम ने जो है 985 से 1014 के बीच जो है इनका कार्यकाल था, और इन्होंने इसी समय जो है नौसेना के बल पर उत्तरी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था, और राजेंद्र चोल ने संपूर्ण श्रीलंका को जो है जीत लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? एन बीरेन सिंह, तो ये बने हैं आपके मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23 में है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना यह तारापुर में की गई। याद रखिएगा, तारापुर जो है तारापुर में की गई, और कब की गई? तो 1956 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई, और इस न्यूक्लियर रिएक्टर की जो है नाम रखा गया था अप्सरा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अप्सरा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे आपके महामाया प्रसाद सिन्हा। याद रखिएगा, बिहार के ये प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है बिंदवेश्वर पाठक।
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बिंदवेश्वर पाठक का स्वच्छता के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान माना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 3 में दिया गया है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद जो है नया राज्य बनाने का अधिकार देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर, तो यह पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो यह जो किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 के तहत बालात श्रम एवं मानव अंगों का व्यापार दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 में है संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करेंगे? तो यह हम संबोधित कर सकते हैं लोकसभा को। संघीय संसद का लोकसभा को लोकप्रिय सदन के रूप में संबोधित किया जाता है, और जो आपका राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है, और लोकसभा को जो है जनता का सदन कहा जाता है, जो कि एक शक्तिशाली सदन होता है, जनता का सदन कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी कौन थे? तो ये थे आपके कृष्णकांत। याद रखिएगा, जो कृष्णकांत थे एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो प्रादुर्भाव जो हुआ था दूरभाष का, यह हुआ था आपका 1850 ईस्वी में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, और भारत में जो है 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा जो है कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में शुरू हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो यह करता है 11वीं अनुसूची। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 243 क से न तक के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 33 को। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना की प्रस्तुत की थी? तो सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। याद रखिएगा, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य जयप्रकाश नारायण ने की थी, और यह जो है आपका सर्वोदय योजना यह शुरू की गई थी 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 34 को। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को हम मनाते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सिविल सेवा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं 21 अप्रैल को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट है। विश्व विरासत दिवस यह मनाते हैं 18 अप्रैल को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। पूर्ण स्पर्धा की कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्म को कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? आपको बताना है भूटान की मुद्रा है क्या। तो भूटान की जो मुद्रा है यह नगुल ट्रम हो जाएगी। नगुल ट्रम भूटान की मुद्रा है। बात करें अगर भूटान के राजधानी की तो यह थिम्पू है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, आपको ऑप्शंस में बताना है। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह या मालिक काफूर। कौन ऐसे शासक थे जो खिलजी वंश से नहीं संबंध रखते थे? तो यह हो जाएंगे आपके मालिक काफूर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जो है सफल सेना नायक था, ना कि वह वंश से संबंधित थे।
चलिए इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 में है, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ शुरू की थी या स्थापित की थी? तो सिक्के ढालने की टकसाल जो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने शुरू की थी, यह कलकत्ता में शुरू की थी। याद रखिएगा, कलकत्ता में इसकी जो है स्थापना की गई थी। बात करें अगर आधुनिक टकसाल की, तो यह नोएडा में जो है 1989 ईस्वी को स्थापित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, उस भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। तो जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य गुजरात के कच्छ के रण में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में अवस्थित है। सॉरी फ्रेंड्स, गुजरात में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह भी आपके जो है गुजरात में अवस्थित है, जो कि सिंह के लिए प्रसिद्ध है। और ये यहाँ पे क्या पूछा है? जंगली गधों का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है, तो यह है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। शुक्र ग्रह का अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि जो होता है 243 दिन है, जबकि सूर्य का परिक्रमण वह 224.7 दिन में करता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 41 में है आपका, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में जी नागेश्वर राव हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति, जिसे हम कैग कहते हैं, यह अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 43 में है आपका, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो यह है आपके मिजोरम में। प्रतिशत के हिसाब से ईसाई की जनसंख्या मिजोरम राज्य में सर्वाधिक है, जबकि ईसाइयों की जनसंख्या अगर सर्वाधिक पूछे तो यह गोवा में हो जाएगा। प्रतिशत में आपका मिजोरम और सिर्फ जनसंख्या पूछे तो गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देख लेते हैं, आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कानूका किस राज्य की योजनाएं हैं? तो यह योजनाएं आपके आंध्र प्रदेश की हैं। 45 में पूछा है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीतल के पत्ते के समान होती है? आपको बताना है यह जो नागरिक सम्मान है पीतल के पत्ते की आकार की होती है, कुछ इस टाइप की। तो यह जो होता है फ्रेंड्स भारत रत्न होता है। भारत रत्न की आकृति पीतल के पत्ते के समान होता है और भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत रत्न पुरस्कार के लिए नगद राशि नहीं दी जाती है। बात करें अगर भारत रत्न की शुरुआत की, तो 1954 ईस्वी में इसको जो है शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 में है आपका, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो यह है आपके दूरदर्शन का। क्वेश्चन नंबर 47 में है, आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो यह अंजू बॉबी जॉर्ज को घोषित किया गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 में है, जलवायु संकट से निपटने हेतु किस एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? तो यह समझौता आपके इजराइल, जॉर्डन, यूएई, इन तीनों राज्यों ने किया है या देशों ने किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में देख लेते हैं, ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? तो यह धामरा नदी पर बनाने की घोषणा की गई है। सवाल है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। कोबाल्ट ऑक्साइड से, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में देख लेते हैं, दूध को कुछ देर खुले रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो यह होता है आपके लैक्टिक एसिड के कारण दूध को खुले रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। वायुमंडल में ओजोन के परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो यह है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि क्या होता है? तो
उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, जिसके कारण जो होते हैं फ्रॉस्ट के कारण या पाले के कारण शीतकाल में पौधे मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है आपका मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यह है आपका यूरिया। याद रखिएगा, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिया होता है और एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल की प्रतिशत जो होता है 96%, मूत्र में 96% और यूरिया का परसेंट जो होता है 2% पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 56 में है आपका सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग हो जाएगा, सबसे बड़ा यह जीवित पक्षी है। नेक्स्ट देख लेते हैं डेंगू ज्वार का कारण क्या है? तो डेंगू ज्वार का कारण होता है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन हो जाएगा डी, वायरस। याद रखिएगा, डेंगू ज्वार का कारण वायरस होता है एवं जिसका कारण प्लेटलेट्स का सामान्य स्तर में कमी हो जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो थैलेसीमिया जो आनुवांशिक बीमारी है यह प्रभावित करती है आपके ब्लड को या रुधिर को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन के जो है शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है और जिससे कि हीमोफीलिया, वर्णदाता, थैलेसीमिया आदि आनुवांशिक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या जरूरी है? वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति के नाम से हम जानते हैं और ऑपरेशन जो है फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मानते हैं। वर्गीज कुरियन को कई बार इनका नाम भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। ध्वनि की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच क्या संबंध है? एन, लैम्डा और वी के बीच आपको जो है संबंध को बताना है। तो इसका संबंध n = v/, जो हो जाएगा लैम्डा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है और आपको बताना है जो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत है, बताना है किसने दिया था। तो याद होगा फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत जो है, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत यह दिया गया था आपका पास्कल के द्वारा। तो ए का 3 हो जाएगा। गति के जड़त्व का सिद्धांत यह दिया गया था गैलीलियो ने। बात करें सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत, तो यह दिया गया था आपके कॉपरनिकस ने। तो सी का 1, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यह न्यूटन ने दिया था। तो इस प्रकार से आप मिलाएंगे फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ आप भी मिलाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो फर्मी का जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर, फर्मी का हो जाएगा। एंगस्ट्रम की बात करें तो एंगस्ट्रम का हो जाएगा 10⁻10 मीटर। प्रकाश वर्ष का क्या हो जाएगा? तो प्रकाश वर्ष का हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष का 9.46 × 10⁻15 और पारसेक का हो जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो इस प्रकार से आप भी मिलाकर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। कार्नोटाइट किसका अयस्क है, आपको बताना है। जो कार्नोटाइट होता है यह यूरेनियम का अयस्क होता है, याद रखिएगा। और यूरेनियम को जो है आशा की धातु कहते हैं। जो आने वाला समय है उसमें हम यूरेनियम को यूज़ करेंगे ऐसा माना जाता है, इसलिए इसे आशा, होप ऑफ मेटल कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैटी एसिड छांटिए, आपको बताना है जो इसमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो यह है आपका एसिटिक एसिड। याद रखिएगा, एसिटिक एसिड का उपयोग हम सिरका एवं अचार बनाने में करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। मम्प्स है, तो मम्प्स जो है यह विषाणुओं द्वारा उत्पन्न एक रोग होता है। याद रखिएगा, मम्प्स हम विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग को कहते हैं जो कि गले में से संबंध रखता है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और फिर आपको सही आंसर को कूट की सहायता से बताना है फ्रेंड्स। तो जब हम आप सही मिलाएंगे तो जो सर्दी होता है, सर्दी का हो जाएगा विषाणु या जिसे हम वायरस कहते हैं। फाइलेरिया का हो जाएगा परजीवी कृमि। मलेरिया का हो जाएगा आपका परजीवी प्रोटोजोआ। और आंत ज्वार का हो जाएगा बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्दी में होने वाला जो कारण होता है, सर्दी होने का कारण विषाणु होता है और फाइलेरिया एक आनुवांशिक जनित रोग है और इस रोग का कारण परजीवी कृमि होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स और आप भी मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अगले सवाल को। अगले सवाल में दिया है क्वेश्चन नंबर 68 में, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। तो अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हम क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग करते हैं, क्लोरेला नामक शैवाल का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। तो जब हम कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराते हैं तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एसिटिलीन गैस जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में मदद करता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं। तो यह लगे होते हैं, पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो बताना है कौन से इसमें संगठक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। इंसुलिन स्रावित होती है। तो यह पैनक्रियाज या अग्नाशय से इंसुलिन का जो होता है श्रावण होता है और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ की बीमारी होती है, जिसे हम हिंदी में मधुमेह की बीमारी कहते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं वेस्ट ने की थी, बेंटिक एवं वेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 73 में है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो यह जो हो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में किस तत्व को बाद में तालिका में जगह मिली है। तो यह मिली है आपके ऑप्शन बी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोल्जर किसकी मिश्र धातु है। तो सोल्जर जो टांका मिश्र धातु है, टिन प्लस सीसा हो जाएगा, टिन प्लस सीसा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। टिन प्लस सीसे को हम क्या कहते हैं, सोल्जर कहते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे इस प्रैक्टिस सेट के। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।